नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम रील में छात्रों को माफ तो किया, लेकिन छात्रों को लगातार परेशान किया जा रहा है। नाबालिग को धमकियां दी जा रही हैं। उधर झारखंड में छात्र आंदोलन और तेज हो गया है और छात्र नेता अनशन पर बैठ गए हैं। संसद में आज फिर हंगामा के आसार हैं। 3 राज्यों को उपचुनाव के नतीजों पर भी सबकी नजर है। वहीं ट्रंप के बड़े बयान से ईरान और हॉर्मुज को लेकर नई हलचल शुरू हो गई है। इन सभी खबरों के साथ बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन पहले जान लेते हैं 5 बड़ी खबरें। झारखंड छात्र आंदोलन को सीजेपी का समर्थन, हेमंत सरकार पर बढ़ा राजनीतिक दबाव। रमेश बिधूड़ी बोले, जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों से ज्यादा पंक्चर बनाने वाले थे। पीएम ने किया नाबालिग को माफ, लेकिन एफआईआर बरकरार, रेप की धमकियां मिल रही। 3 राज्यों को उपचुनाव नतीजे आज, बांकीपुर सीट पर सबसे बड़ी नजर। संसद में आज 2 नए बिल, हंगामे के बीच सरकार की बड़ी तैयारी। अब शुरुआत करते हैं झारखंड में तेज होते छात्र आंदोलन से। झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। अब इस आंदोलन को सीजेपी का भी समर्थन मिल गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिप्के ने छात्रों से बात की। उन्होंने कहा कि सीजेपी छात्रों की मांगों के साथ खड़ी है। छात्र जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। छात्र सरकार से बातचीत भी चाहते हैं। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को सुना जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मशाल मार्च भी निकाला। उन्होंने पुरानी विवादित परीक्षाएं रद्द करने की मांग दोहराई। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता की मांग की। उधर बीजेपी ने भी हेमंत सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब नए चरण में पहुंच गया है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका अनशन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शुरू हुआ। महतो ने कहा कि आंदोलन 1 महीने से लगातार चल रहा है। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई। सरकार को सबूत भी सौंपे गए। इसके बाद जांच शुरू हुई और कई नए खुलासे सामने आए। छात्रों ने संविधान मार्च भी निकाला, लेकिन उनका कहना है कि मांगे अब तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और आयोग का रवैया छात्रों का मनोबल तोड़ रहा है, इसलिए अब आंदोलन को और तेज किया जाएगा। महतो ने कहा कि उनका पहला लक्ष्य 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कराना है। बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में छात्रों से ज्यादा पंक्चर बनाने वाले और चाबी बनाने वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि आप समझते हैं कि क्या किसी का बेटा या बेटी प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे सकता है? जो लोग मोदी जी के खिलाफ ऐसी भाषा बोल रहे थे वो पंक्चर बनाने वालों के बच्चे या परिवार के लोग होंगे। रमेश बिधूड़ी ने यह भी आरोप लगाया कि नीट के मुद्दे पर जेन जी युवाओं को गुमराह करके कुछ असामाजिक तत्वों को जंतर मंतर बुलाया गया। बिधूड़ी ने आगे कहा कि जो जेन जी युवा गुमराह हो गए हैं उन्हें सही रास्ते दिखाए जाने चाहिए। कि बरगला कर बेका कर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम नहीं है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादे होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, पीएम मोदी को गाली देने वाली नाबालिग की मां ने एफआईआर हटाने की अपील की। मां ने कहा कि उनकी बेटी से बड़ी गलती हुई, अब उसे अपनी गलती का एहसास है, वो अपने किए पर शर्मिंदा भी है। मां ने पूरे देश से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को बड़ा सम्मान करना चाहिए, विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन गाली देना बिल्कुल गलत है। मां ने बताया बेटी घर से खरीदारी के लिए निकली थी। बाद में वायरल वीडियो से पूरे मामले की जानकारी मिली। उन्होंने दावा किया कि वीडियो के बाद परिवार लगातार जगह बदल रहा है, परिवार को सुरक्षा नहीं मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि खाने तक की परेशानी हो रही है। मां का कहना है कि बेटी नाबालिग है, फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर अब तक वापस नहीं हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि पीएम मोदी बच्चों को माफ करने की बात कह चुके हैं, इसलिए अब पुलिस भी मामला बंद करे। मां ने किसी राजनीतिक दल से संबंध होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उनका परिवार सिर्फ सुरक्षा चाहता है।
पीएम मोदी को गाली देने वाली नाबालिग का नया दावा सामने आया। उसने कहा कि उसे लगातार रेप की धमकियां मिल रही। उसके मुताबिक फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नोएडा पुलिस का कहना है कि मामला दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामला अभी उनके पास नहीं पहुंचा है, इसी वजह से जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ नाबालिग के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी अब बनी हुई है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी प्रदर्शनकारी युवाओं को माफ करने की बात कह चुके हैं। इसके बाद भी एफआईआर वापस नहीं होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल धमकियों और एफआईआर दोनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। 3 राज्यों के उपचुनाव नतीजे आज, बाकी पर बड़ी नजर। संसद में हंगामे के बीच आज 2 नए बिल होंगे पेश। केरल में बाढ़ का कहर, 8 मौतें, राहत अभियान जारी और ट्रंप ने हमला टाला, ईरान से बातचीत फिर शुरू होगी। 3 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में मुकाबला हुआ था। गुजरात सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की बांकीपुर सीट की है। यहाँ जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव में मैदान में उतरे थे। हालांकि शुरुआत में जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक प्रशांत किशोर अभी आगे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी और आरजेडी से है। इस सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए नतीजा राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है। हालांकि इससे बिहार सरकार पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी की प्रतिष्ठा जरूर दांव पर है। बांकीपुर सीट पर सिर्फ 34% मतदान हुआ था। गुजरात की मंजेलपुर सीट पर भी मतदान कम रहा, वहां करीब 37% वोट पड़े। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर तस्वीर अलग रही। यहां 71% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ। अब कुछ ही घंटों में तीनों राज्यों की जनता का फैसला सामने होगा। राज ठाकरे ने दुबई, मोदी और ग्वाली विवाद पर केंद्र सरकार को घेरा। राज ठाकरे ने अभिनेता विवेक ओबरॉय और आर माधवन का जिक्र किया। राज ठाकरे ने कहा कि विवेक ओबरॉय ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिल्म बनाई और उसमें उनका किरदार भी निभाया, लेकिन वो भारत में नहीं दुबई में रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आर माधवन भी कहते हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है और देश में उद्योग ला रहे हैं, लेकिन वो भी अपने परिवार के साथ दुबई में रहते हैं। राज ठाकरे ने सवाल उठाया, अगर उन्हें भारत और प्रधानमंत्री मोदी से इतना प्यार है और उन्हें लगता है कि देश में विकास हो रहा है, तो फिर वो अपने परिवार के साथ दुबई में क्यों रहते हैं। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि कई उद्योगपति भी देश छोड़ चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा में आज कई अहम विधेयकों पर नजर है। संसद का मानसून सत्र आज तीसरे हफ्ते में पहुंच गया है। सरकार आज 2 नए बिल लोकसभा में पेश करेगी। इनमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक शामिल है। दूसरा बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक है। वहीं राज्यसभा में एमएसएमई संशोधन विधेयक पर चर्चा हो सकती है, लेकिन सदन में फिर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। इनमें पेपर लीक का मामला भी शामिल है। जंतर मंतर प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई भी विवाद में है। राम मंदिर दान विवाद को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। सरकार चाहती है कि सदन सुचारू रूप से चले ताकि बाकी अहम विधेयकों पर भी चर्चा हो सके। इससे पहले संसद 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कर चुका है। अब सबकी नजर आज की कार्यवाही पर टिकी है। असम के बाद केरल में भी भारी बारिश ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। कई शहर और गांव अब भी पानी में डूबे हैं। बारिश कम हुई है, लेकिन बाढ़ का पानी अभी तक नहीं उतरा है। इस बीच मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। 8 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कई लोग घायल भी हुए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य भर में राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। कई घर पूरी तरह टूट गए हैं, जबकि कई घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बुधवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। यह कार्यक्रम फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में होगा। इसी दौरान भारत आने के 2 साल भी पूरे होंगे। शेख हसीना 2024 के जन आंदोलन के बाद भारत आई थी, तब उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी थी। अब उनकी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर चर्चा में है। उसकी एक बड़ी वजह भी है। अगले महीने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत आने वाले हैं। वो भारत की मेजबानी वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में शेख हसीना का बयान काफी अहम माना जा रहा है। सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि वो बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति पर क्या कहती हैं। साथ ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी उनका बयान इंतजार में रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर समझौता हो सकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी सहमति बनने की उम्मीद है। ट्रंप ने बताया कि सोमवार को फिर बातचीत शुरू होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ा सैन्य हमला टाल दिया गया। ट्रंप के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई और कतर ने अपील की थी। इन देशों ने पहले बातचीत का मौका देने को कहा। इसके बाद हमला रोकने का फैसला लिया गया। उधर ईरान भी बातचीत के संकेत दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कई देशों से संपर्क किया। ओमान भी दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर रहा है। खबर है कि जल्द एक और अप्रत्यक्ष बैठक हो सकती है। हालांकि समझौते की पूरी शर्तें अभी सामने नहीं आई हैं। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.